एसआईआर के बाद अब पूरे देश में परिसीमन को लेकर मांग काफी तेज हो गई है। परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है, देश के विकास के लिए इसका क्या फायदा है, इन सभी तथ्यों पर रुद्र प्रताप सिंह जी अपनी समाज सेवी संस्था आई युवा के जरिए लगातार शोध और जागरूकता फैलाने की मुहिम में जुटे हैं। आज रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एफएम न्यूज का उड़ान मंच उन्हें सलाम करता है। अब जैसे अभी सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि उनके अकाउंटों में इतने पैसे चले जाएंगे। जब आपके जनप्रतिनिधि नहीं है, संख्या वही से स्थित है, तो समीकरण पहले से जानते हैं ना कि कैसे आपको चुनाव जीतना है। आज मैं आपके मंच पे बात कह रहा हूँ तो उसी प्रयास का ये हिस्सा है। और अभी मैंने आज ही के दिन में सारे देश के जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ में जितने राजनीतिक दलें हैं, सबको मैंने एक पत्र लिख करके सूचित किया है कि परिसीमन 2026 को लागू किया जाए। ये जनता की मांग है। और उसके पहले मैंने क्या कहा कि आप किसको चुनने के लिए एसआईआर करा रहे हैं? उन्हीं लोगों को ना जो 1971 की जनगणना के अनुसार हैं। अगर देश में 543 सांसदों की जगह 1450 सांसद हों तो उसमें मैं थोड़ी 400-900 सांसद बनने जा रहा हूँ या 8000 विधायक बनने जा रहा हूँ। अब मैं आग्रह करूंगा रुद्र प्रताप सिंह जी, फाउंडर आई युवा, भारतीय राजनीति के प्रशासनिक ढांचे को गहराई से समझने वाले और उन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में लगातार ला रहे हैं जिन पर अक्सर न नेता बोलते हैं न दल चर्चा करते हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज वो एक ऐसे सवाल को देश के सामने मजबूती से रख रहे हैं जिसे पिछले 50 सालों से टाल दिया गया है। परिसीमन को लेकर मुखर तौर पर आवाज उठा रहे हैं, डिलिमिटेशन को लेकर अलग अलग मंचों पर उनकी मुखर आवाज बुलंद हो रही है। उनका प्रश्न सीधा है, जब आबादी कई गुना बढ़ चुकी हो तो प्रतिनिधित्व उसी पुराने मानकों पर क्यों चलना है? रुद्र प्रताप सिंह जी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आबादी के अनुपात में सीटों का पुनर्गठन नहीं होगा तो योजनाएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, उनका लाभ असली हकदारों तक पहुंच नहीं सकेगा। बहुत स्वागत, तालियों के साथ रुद्र प्रताप सिंह जी का। मंच साझा करेंगे विशाल, हमारे सहयोगी। बहुत बहुत स्वागत है रुद्र प्रताप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ऐसे मुद्दे को लेकर उसे मुहिम बनाकर बैठे हैं, उसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो शायद यहां पर मौजूद बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। जो लोग राजनीतिक रूप से समझ रखते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन एक आम नागरिक के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे उसके लिए जीरो से शुरुआत करनी होगी। अब क्योंकि आपने उसे एक जन आंदोलन बनाना ठान लिया है तो मैं चाहूंगा सबसे पहले परिसीमन का मुद्दा, डिलिमिटेशन का मुद्दा, ये क्या है और क्यों रुद्र प्रताप जी को लगा कि इसे अब मुहिम बनाने का वक्त आ गया है, इसे जन आंदोलन बनाने का वक्त आ गया है? पहले थोड़ा समझा दीजिए कि रुद्र प्रताप जी का मिशन क्या है। देखिए विशाल जी, जो परिसीमन है वो लोकतंत्र की आत्मा है। कारण क्या है कि जो लोकतंत्र बनता है जनता के प्रतिनिधि और उसके बाद सरकार से बनता है। और जो परिसीमन होता है कि जनता के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण वही करती है। और ये जो प्रक्रिया है वो अपने देश में बंद कर दी गई है। तो अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र कहाँ होता है? तो अगर किसी की आत्मा को आप मार दीजिए और आप कहिए कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? और जब हमारे देश के संविधान को बनाया गया और संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत गंभीरता से समझा कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी, हमारी आबादी बढ़ेगी, उसी के आधार पर अगर उन्होंने संविधान में इस चीज़ का उल्लेख किया और उसी के आधार पर परिसीमन की व्यवस्था करी गई, तो उसको बंद करने की जरूरत इस देश की राजनीति को क्यों पड़ी? और इतने लंबे समय से बंद करने के बाद हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब उस पर लगी रोक की अवधि समाप्त होने वाली है अप्रैल में। अगर अप्रैल में परिसीमन की अवधि समाप्त हो रही है तो उस पर चर्चा इस देश में क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या है कि अगर ये लंबे समय से चली आ रही रोक अगर नहीं हटाई गई तो जनप्रतिनिधि का जो संख्या है उसी तरह से बनी रहेगी और ऐसे ही लोकतंत्र चलता रहेगा। क्या होता है डिलिमिटेशन? बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं, उन्हें भी समझ में आए ज़रा, और वो भी आपके इस मुहिम से जुड़ सके। एक बार ज़रा सरल शब्दों में से समझा दीजिए, क्या होता है, कब से नहीं हुआ है और अब कब हो सकता है? देखिए विशाल जी, परिसीमन जो होता है कि जब जब जनसंख्या के आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर परिसीमन आयोग बनता है और वो परिसीमन करके सीटों का निर्धारण करता है कि कितनी सीटें होंगी।
अपने देश में सिर्फ 3 बार परिसीमन हुए, 1952 में, 62 में और 72 में। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर जो रोक लगाई गई वो आज तक जारी है। पिछले 50 साल से हमारे जनप्रतिनिधियों की जो संख्या है उसी समय की फिक्स है और उसी के आधार पर हम उसका चुनाव कर रहे हैं। अभी आपने बहुत सारे चीज़ों पे बात करी बहुत सारे लोगों से, लेकिन इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकलता है? जब हम अपने लोकतंत्र की जो आत्मा है उसी को मार दे रहे हैं और उसी के आधार पर हमको काम करना है। आज हम नोएडा में अगर बैठे हैं तो नोएडा में सांसदों की संख्या 4 होनी चाहिए अगर परिसीमन लगातार हो रहा होता। आज नोएडा में सांसद कितने हैं? यानी आप कह रहे हैं अगर परिसीमन सही समय पर हो गया होता तो नोएडा में आज 4 सांसद होते। जी बिल्कुल, क्योंकि नोएडा की आबादी 50 लाख है और अगर परिसीमन की बात करी जाए तो उस हिसाब से 5 सांसद होने चाहिए। मैं 4 की ही बात कर रहा हूँ। और अगर जैसे आप प्रदूषण की अभी बात कर रहे थे कि मुद्दा है कि तो एनसीआर की आबादी के हिसाब से होने चाहिए 55 सांसद और हैं कितने? 11 सांसद। तो जब आपके पास जनप्रतिनिधि ही नहीं है तो जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? आप चुनाव किसका कर रहे हैं? आज एसआईआर पर इतनी जोर जबरदस्ती की बात चल रही है, सभी पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं। आप वोटर के अधिकार के लिए तो लड़ रहे हैं, संसद के अधिकार कहाँ है? आप वोट किसके लिए डलवा रहे हैं? हम किसी को भी वोट डाले जाएंगे, चुनेंगे जाएंगे तो वही लोग। जब हमारे जनप्रतिनिधि ही नहीं है तो हम चुनाव किसका कर रहे हैं? आप वोटर की संख्या बढ़ाते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कल्पना करिए ना कि 10 लाख की जगह हम 50 लाख पे आ चुके हैं और उस पर हमने चुप्पी साध रखी। कोई भी राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष, किसी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इस पे बोलने को क्यों नहीं तैयार है? आपको क्या लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिलिमिटेशन पर, परिसीमन पर बोलती क्यों नहीं है जबकि 50 साल हो गए हैं डिलिमिटेशन को? क्योंकि उनको राजनीति में फायदा हो रहा है, परिवारवाद बढ़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक फर्म की तरफ काम कर रही हैं, कंपनी की तरह काम करने लगी। उन्होंने पूरे जनता के समीकरण को अपने पक्ष में कर लिया। जो चाहते हैं उसी के आधार पर होता है। आज के डेट में अब जैसे अभी सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि उनके अकाउंटों में इतने पैसे चले जाएंगे। जब आपके जनप्रतिनिधि नहीं है, संख्या वही से स्थित है, तो समीकरण पहले से जानते हैं ना कि कैसे आपको चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने की अगर मशीनरी आप पहले से बना लेंगे किसी भी पार्टी द्वारा तो लोकतंत्र को आप कैसे बचा सकते हैं? और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है तो इस पर रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर संविधान की हम बात करते हैं, सारी पार्टियां संविधान की बात कर रही हैं। इस देश में जैसे अभी एक बात हो रही है कि युवाओं की बात होती है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पहले से एक बात कही जाती है कि जिस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही होती, सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान किया जा रहा है। इस देश में महिला की बात सबसे होती है, उसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। युवा की बात होती है, युवा का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दलित की बात होती है, दलित का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब मैं बताता हूँ, परिसीमन के सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो दलित को हो रहा है। कारण क्या है कि राजनीति में केवल रिजर्वेशन उन्हीं को, SC ST को प्राप्त है। आज भी लोकसभा की 131 सीटें उन्हीं के लिए हैं। अगर परिसीमन होता तो लोकसभा में आज 400 के आसपास दलित सांसद होते। महिलाओं की बात होती है, महिला आरक्षण बिल लागू किया गया, उसके साथ ये शर्त लगा दी गई कि अगर परिसीमन होगा तो महिला आरक्षण बिल लागू होगा, अगर परिसीमन नहीं हुआ तो महिला आरक्षण बिल नहीं लागू होगा। जब हम इतने ईमानदारी के साथ राजनीति कर रहे हैं, हम इतना महिलाओं के अधिकारों के लेकर के मुखर हैं, तो हमको परिसीमन की शर्त लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमको महिला आरक्षण 23 में पास करना चाहिए था इस आधार पर कि आज से, भाई मोदी जी कहते हैं ना कि आज से नोट बंद हो गई, अमित शाह जी संसद में कहते हैं धारा 370 आज से नहीं है। तो महिला आरक्षण बिल पर भी तो यही कहना चाहिए था कि आज से महिला आरक्षण बिल इस देश में लागू हो गया। उसके लिए परिसीमन की शर्त लगाने की जरूरत क्या पड़ी? और उस परिसीमन की जिसको आप लागू नहीं करना चाहते हैं, कारण क्या है? आप देखिए कितनी मजाक का विषय है कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों को पता है कि परिसीमन से उनको क्या नुकसान होगा। उत्तर भारत के किसी राज्य में, अभी जैसे कांग्रेस की बात हो रही थी, सपा की राजनीति उत्तर प्रदेश की है, अखिलेश जी क्या परिसीमन पर बोलते हैं? ममता बनर्जी क्या परिसीमन पर बोलती हैं? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव परिसीमन पर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कारण क्या है? और मैं आपको बता रहा हूँ, SIR केवल परिसीमन को रोकने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है कि जिसके आड़ में परिसीमन पर चर्चा न हो। आप देख लीजिएगा, SIR पर इस देश में चर्चा होगी, परिसीमन पर नहीं होगी। अगले सत्र में परिसीमन को हटाने की अगर बात नहीं होती है तो परिसीमन फिर 25 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और उसके पहले मैंने क्या कहा कि आप किसको चुनने के लिए SIR करा रहे हैं? उन्हीं लोगों को ना जो 1972 की 71 की जनगणना के अनुसार हैं। जब अपने देश में 54 करोड़ की आबादी थी तब हमारे सांसदों की संख्या 543 निश्चित करी गई। आज देश की आबादी 190 करोड़ है, 145 करोड़ है।
तो उसी के आधार पर हम क्यों चुन रहे हैं? 90 करोड़ लोग तो इस लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं हुए। हम SIR में एक वोट की बात कर रहे हैं कि एक वोट हमारा कट गया, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया या जो भी है। हमारे पास 900 सांसद नहीं हैं, 8000 से ज़्यादा हमारे पास विधायक नहीं है, और उस देश में हम ये बात कर रहे हैं कि हम विकसित बनने वाले हैं। जब हम NCR में 45 सांसदों की जगह 55 सांसदों की जगह 11 सांसदों से काम चला रहे हैं, और आप दिल्ली को साफ करने की बात कर रहे हैं। मैं तो सांसद पे अभी हूँ, विधायक भी हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर लोकतंत्र में हम ये मुख्य जो मुद्दे हैं उसी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं? और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पक्ष और विपक्ष एक साथ है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि विपक्ष की सारी राजनीति परिवार पर सीमित है। आज देश में चौथे जनरेशन के लोग राजनीति कर रहे हैं। आपने बिहार का भी हालिया देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने सीधे अपने बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई। तो जब लोकतंत्र को आप परिवारवाद में बदलने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप परिसीमन नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? परिसीमन होगा, नए लोग आएंगे। परिसीमन हो जाएगा, 33% महिला आएंगी। परिसीमन होगा, दलितों की संख्या बढ़ जाएगी। आज बताइए कि राजनीति में जो सीटें फिक्स थी दलितों के लिए, वो सफल ही नहीं हो रही हैं। वही सीट लगातार 1972 से दलित के लिए रिजर्व है, वही सीट है। क्या उसी सीट पर केवल दलित हैं, या उसी सीट पर दलितों के लिए दिक्कत हो रही है? अगर वो परिसीमन होता तो हर बार सीटें बदलती, तो हर सीट पे दलित को एक मौका मिलता और वहाँ से वो चुन करके आते। ये प्रक्रिया को बंद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि लोकतंत्र ही है। और संविधान की बात होती है, ये आर्टिकल इतने बताए जाते हैं, तो इन आर्टिकल में क्या, आर्टिकल 82 और 170 का कोई मतलब नहीं होता है जिससे आपकी संख्या सुनी जाती है। लोकतंत्र क्या है? अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो क्या लोकतंत्र में अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति भी तो संवैधानिक पद है। तो जब आप अपने जनप्रतिनिधि की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप लोकतंत्र की बात कैसे कर रहे हैं? हम 1972 के लोकतंत्र में क्यों जिए? अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2025 का लोकतंत्र होना चाहिए ना। हम फ़ोन अपडेट कर देते हैं हर दूसरे चौथे महीने पे, हम वो लोकतंत्र को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। और हम बात करते हैं कि हम बहुत अच्छे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम विकसित बनने जा रहे हैं, और हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसकी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां ही इंटरेस्टेड नहीं है पिछले 50 सालों से, उसमें रुद्र प्रताप जी क्यों इंटरेस्टेड हैं? और ये जन आंदोलन बनेगा कैसे जब ना पॉलिटिकल पार्टियां इसे चाहती हैं, ना आम जनता में इसे लेकर कोई जागरूकता है? ये जन आंदोलन बनेगा कैसे? और ये अगर जन आंदोलन बन गया तो लोग आपसे पूछेंगे कि कोई छुपा हुआ एजेंडा है क्या रुद्र प्रताप जी का? नहीं, वो क्यों चाह रहे हैं? नहीं, विशाल जी, एक बात बताइए कि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो उसमें मेरा एजेंडा क्या हो सकता है? अगर देश में 543 सांसदों की जगह 1450 सांसद हों तो उसमें मैं थोड़ी 400-900 सांसद बनने जा रहा हूं या 8000 विधायक बनने जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जनता जब तक अपने मुद्दों को लेकर के गंभीर नहीं होगी, जैसे आपने अभी बात उठाई, मैं उसी बात पे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और NCR की बात कर रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा गंभीरता से देख लीजिएगा कि जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं वो दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, और पूरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ रहती है, और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ है। साथ में सारे सेनाओं के प्रमुख यहाँ रहते हैं, सारी पहला मिलिट्री यहीं रहती है, जितनी बड़ी संस्थाएं हैं सबके मुख्यालय यहीं पे हैं। आज चीफ जस्टिस जी को लगा ना कि सांस लेने में दिक्कत है। आज क्यों लगा? उनको लगा एक खबर बन गई। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है तो खबर ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को नहीं दिक्कत हो रही होगी। तो अगर 5 करोड़ की आबादी अपने जीवन के बारे में संघर्ष करते हुए एक शब्द नहीं बोल पा रही है तो आप ये समझ लीजिए लोकतंत्र कैसे चल रहा है। हमें, अगर आपने सवाल पूछा ना मुझसे कि मैं ये आवाज़ मैं क्यों उठा रहा हूँ, तो ये आवाज़ तो विशाल जी को भी उठानी चाहिए ना, क्योंकि विशाल जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई नहीं उठाएगा तो किसी को तो उठाना पड़ेगा। और मेरा हिडन एजेंडा क्या हो सकता है? मैंने क्या कहा कि अगर 900 सांसदों की संख्या बढ़ती है और मैं सबसे ज़्यादा मेरा एजेंडा होगा तो मुझे एक सीट मिल जाएगी, उस पर मैं चुनाव लड़ जाऊँगा। तो 899 लोग कौन हैं जो चुप साध कर बैठे हैं, और वो 8000 लोग कौन हैं जो लोग चुप्पी साधे बैठे हैं जो विधानसभा में आए? आपको अगर लगता है कि आप नेताओं की और उनके बच्चों की सेवा करने के लिए पैदा हुए तो लोकतंत्र की ज़रूरत क्या थी? उससे पहले भी देश आज़ाद था, अंग्रेज थे, उनका शासन था, उस समय भी ब्यूरोक्रेसी थी, उस समय भी इस देश में हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, क्या नहीं था जरा बताइए? उसके पहले जब राजा थे या मुगल थे उस समय भी यही व्यवस्था थी। अगर उन्हीं के लड़कों को अगर सत्ता में आना है, उन्हीं के, बता दीजिए कुछ राजनीतिक दल में कि जो उसकी पार्टी, जो राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल को तो स्पेशल मैं बता रहा हूँ कि उसकी अगली जनरेशन कौन उसको लीड कर रहा है।
बताइए, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, उपेंद्र कुशवाहा जी ने सीधे अपने लड़के को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, और इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर उसका विरोध करे और एक शब्द उसके विषय में बोल के दिखाए तो ये क्या है? तो ये लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि उनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं, मौका ही नहीं दिया जा रहा है। युवाओं की बात कर रहे हैं आप लोग, सीटें बढ़ाइए, युवा आ जाएगा। जब आप सीटें नहीं बढ़ाएंगे तो आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी जगह की बात कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अपनी सीट को छोड़ेंगे तब तो दूसरा व्यक्ति बनेगा। उसका एक ही विकल्प है ना कि आप लोकसभा की संख्या बढ़ाइए। जब आप संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आप ही चुने जाएंगे। मैंने क्या कहा कि जिसकी ज्यादा बात होगी उसी का हक मारा जाएगा। युवा की बात हो रही है, युवा का हक मारा जा रहा है। महिला की बात हो रही, महिला की बात हक मारा जा रहा है। तो अब करेंगे क्या? तैयारी क्या है? विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है, देश भर के सांसद यहीं दिल्ली में होंगे। क्या ऐसा करेंगे कि ये अब बात सिर्फ रुद्र प्रताप जी तक ना रहे, ये मुहिम बन जाए, जन आंदोलन बन जाए? देखिए विशाल जी, मेरा प्रयास है कि मैं एक नागरिक के तौर पे जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। आज मैं आपके मंच पे बात कह रहा हूं तो उसी प्रयास का वो ये हिस्सा है। और अभी मैंने आज ही के दिन में सारे देश के जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ में जितने राजनीतिक दल हैं, सबको मैंने एक पत्र लिख करके सूचित किया है कि परिसीमन 2026 को लागू किया जाए। ये जनता की मांग है और इसके बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं है। तो मैं अपना प्रयास को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि एक नागरिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं या उसको वोट कर रहे हैं। एक नागरिक के तौर पर मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल चुनाव में वोट डाल दिए और आप चुपचाप अपने घर पर बैठ जाए। आप हर समस्या को गंभीरता से देखिए और अगर जो गलत है उसके खिलाफ आप बोलिए। भाई देश राजनीतिक पार्टियों से थोड़ी चलता है, देश इस जनता से चलता है। राजनीतिक पार्टियां आएंगे जाएंगे। देश के आंदोलन जब हो रहा था आज़ादी का तो उस समय कौन से राजनीतिक दल थे? जन आंदोलन हुआ ना, लोगों ने आकर के आंदोलन किया। जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि राजनीति जो है वो राजनीतिक दलों का काम नहीं है, राजनीति हर उस व्यक्ति का काम है, उसको गहराई से समझना, उसको जानना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी है। तब तक लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहेगा और हम चुनते रहेंगे उन्हीं को जिनको हमको मौका दिया जाएगा चुनने के लिए। जब तक हम नए लोगों को नहीं चुनेंगे। अब एक हम और आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, इंदौर एक ऐसा शहर है जो सबसे स्वच्छता की सूची में बहुत दिनों से नंबर 1 आ रहा है। वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। मध्य प्रदेश की तो राजधानी भोपाल भी है, या मध्य प्रदेश में और भी शहर होंगे, या मध्य प्रदेश की सरकारें और भी चीज़ें कर सकती। इंदौर के उसे सबसे स्वच्छता की सूची में सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि इंदौर के लोग अपने आप को सफाई में आगे रखते हैं। प्रशासन से कुछ नहीं होता है, जनता से होता है। वहाँ की जनता जागरूक है। आप एक बात बताइए कि छठ के टाइम ही जमुना गंदी क्यों नजर आती है हमको? क्योंकि वहाँ राजनीति है। तो जब हम राजनीतिक दलों के इशारे पे काम करेंगे तब हम इसी तरह के लोकतंत्र में आपको दिखाई देंगे कि जो राजनीतिक दल चाहेंगे उसी मुद्दे पर हम चर्चा करें। मैंने क्या कहा, SIR सिर्फ परिसीमन को रोकने की प्रक्रिया है कि पूरा देश SIR पर चर्चा करेगा, परिसीमन पे कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष परिसीमन पे एक बात मुद्दा उठा ले कि परिसीमन क्यों नहीं कराया जाता है। तो इस बात पे आप किसी से आप ये आपके मंचों पे बहुत राजनीतिक दल के लोग आएंगे, आप पूछ लीजिए कि परिसीमन पे उनकी क्या राय है। वो क्यों नहीं चाहते हैं जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए? भाई हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम किससे सीख रहे हैं? भाई आप अमेरिका से सीख ले लीजिए, आप यूरोप से सीख लीजिए। यूरोप में 1.5 लाख की संख्या पे एक सांसद है, अमेरिका में आपके 6 लाख की संख्या पे एक सांसद है, और हमारे देश में 30 लाख की एक संख्या पे सांसद है। और NCR की बात करेंगे तो NCR में 50 लाख की संख्या पे एक सांसद हैं। और उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। किस आधार पर बनने वाले हैं? हमको उससे सीख लेनी पड़ेगी ना। भाई हमारे यहाँ के जा करके अमेरिका में राष्ट्रपति की प्रत्याशी बन जाती हैं। ऋषि सुनक 43 साल की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अपने देश में आप किसी युवा को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल। किसको देखना चाहते हैं आप बताइए? कोई एक नाम बता दीजिए कि जो आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है युवा। जब वो सांसद ही नहीं बनेगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? भाई राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? 40 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए थे। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी के लड़के थे। इसके सिवा भाई परिवारवाद में आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन इसके सिवा आपको क्या लग रहा है कि देश की राजनीति में कोई युवा
40 साल की उम्र में देश का प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, अगर एक आम युवा है तो सांसद नहीं बन पाएगा। तो ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि हम लोकतंत्र में एक बेहतर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? और उस पर सबकी चुप्पी है, क्योंकि सहमति हर व्यक्ति की है। भाई अभी सपा के हमारे मित्र ने कहा कि बीएलओ को दिक्कत हो रही है। भाई बीएलओ को तो दिक्कत होगी ही, और बहुत सारी जगहों पे दिक्कतें होंगी, क्योंकि सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है। जो आपके ऊपर थोप दिया जा रहा है वही आपको करना है, आपके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। ये विकल्प तब होता जब आपके जनप्रतिनिधि होते। मैं कह तो रहा हूँ, आप 55 सांसदों के साथ एनसीआर को देखिए और 11 सांसदों के साथ आप एनसीआर को देखिए, दोनों के फर्क को आप बताइए। अगर 55 सांसद क्यों नहीं हैं, और इस बात को संविधान में जब आ गया था तो आप खुद बताइए कि 44 सांसद की तो राजनीतिक हत्या कर दी गई। एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं, जहां देश का सारा प्रबुद्ध वर्ग यहीं रहता है, और वहां पर एक व्यक्ति के मुंह से चू नहीं निकलता है, और उसके बाद हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो सवाल यह है कि जब तक जनता अपने मुद्दों को लेकर के गंभीर नहीं होगी, जब तक जनता को ये नहीं लगेगा कि देश अपना है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही मेरा प्रश्न भी है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो आम जनता है, उससे क्या आप अपील करते हैं? वो आपकी इस मुहिम में क्या ऐसा करें कि ये मुहिम आगे बढ़ सके? विशाल जी, मेरा सिर्फ ये चीज़ है कि वो कुछ ना करें, वो अपने आप से सवाल बस पूछ लें कि परिसीमन पर रोक क्यों लगाई गई, और अगर लगाई गई तो इसका नुकसान उनको क्या हुआ। उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने प्रश्नों के साथ उनके पास उत्तर भी आ जाएगा कि इस पर रोक का आधार क्या था, और उससे एक जनता को क्या नुकसान होता है, और उससे लोकतंत्र कैसे समापन की दिशा में बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वह वहीं से चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप जी। जिस मुद्दे को लेकर, जिस मिशन को लेकर डिलिमिटेशन के आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत शुक्रिया उड़ान 2025 के इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, जोरदार तालियां।